नमस्ते दोस्तों। आपने बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत सुना होगा और उसके कुछ फेमस गैंगस्टर्स की बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी। पर आपको मैं कुछ ऐसे किरदारों के बारे में बताऊंगा जिनसे बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई थी और जिन पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं की जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। $1950 के दशक में बॉम्बे एक सपनों का शहर था जिसने देश के कोने कोने से हजारों लोगों को खींचा था। इनमें से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आने वाले कुछ गरीब लोग थे जो कि बाइकला और नागपाड़ा की गलियों में बसे थे। मेहनत इनके लिए रंग नहीं लाई, इसलिए जीने का ये एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, क्राइम। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से बॉम्बे का सबसे पहला हिस्ट्री शीटर नने खान था जो कि इलाहाबादी गैंग को चला रहा था। उस समय बाइकला में एक दूसरी क्रिश्चियन गैंग ऑपरेट कर रही थी जिसे जॉनी नाम का इंसान चला रहा था। इन दो गैंग्स के बीच अक्सर मुठभेड़ हुआ करती थी। इसके अलावा पुलिस ने कुछ दूसरी छोटी गैंग्स जैसे कि रामपुरी और कानपुरी गैंग्स पर छापा मार के उन्हें ख़त्म कर दिया था। इस सब के बीच एक दूसरा गैंगस्टर खड़ा होने जा रहा था जिसका नाम इब्राहिम दादा था। इब्राहिम दादा एक पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़े पहनने वाला और एक बहुत ही अट्रैक्टिव गैंगस्टर था जिसने बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से बदल दिया था। मस्तान हैदर मिर्ज़ा, जिसे हाजी मस्तान के नाम से भी जाना जाता है, उसका जन्म मार्च 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक बहुत ही मेहनतू किसान थे जो कि 1934 में अपने बेटे के साथ बॉम्बे आए थे जब वो अपने गांव में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। बॉम्बे आने के बाद वो छोटे बड़े काम करने लगते हैं और कुछ समय के बाद क्रेफोर्ड मार्केट के नज़दीक बंगालीपुरा एरिया में एक गैराज खोलते हैं जहाँ पर वो साइकिल और बाइक रिपेयरिंग का काम करते थे। दोनों बाप बेटे दिन रात काम करते थे, पर इतनी मेहनत करने के बाद दिन के सिर्फ वो 5 रुपये कमा पाते थे। 18 साल की उम्र में हाजी मस्तान साइकिल रिपेयरिंग का बिजनेस बंद कर देता है और बॉम्बे डॉक्स पर एक कुली का काम करने लगता है। उसका काम था बड़े बॉक्सेस और कंटेनर्स को अनलोड करना जो कि दुनिया के अलग अलग शहरों से आते थे जैसे कि एडन, हांगकांग और दुबई। मस्तान ने समझ लिया था कि ब्रिटिश इन चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे और अगर इस इंपोर्ट ड्यूटी को बचा लिया जाए तो इस पर अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। उन दिनों इंपोर्टेड वॉचेस बॉम्बे में बहुत फेमस हुआ करती थी। मस्तान ने सोच लिया था कि अगर सामान को कस्टम से पास ही नहीं किया जाए तो ड्यूटी का सवाल ही नहीं उठेगा और अगर इस फायदे को मालिकों को दिया जाए तो वो इसमें से उसको एक हिस्सा दे देंगे। अगर बहुत सारे सामान को ध्यान में रखा जाए तो मस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़ी रकम बनने वाली थी। कस्टम ड्यूटी की चोरी करना उसके लिए ईमानदारी का सवाल नहीं था। वो मानता था कि ये टैक्स ब्रिटिश की एक विरासत थी और इसे टाला जा सकता था। उस समय चीज़ों की तस्करी बड़े पैमाने पे की नहीं जाती थी और लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इससे कितना पैसा बनाया जा सकता है। मस्तान, जो कि डॉक्स पर मजदूरी करने से 15 रुपये कमा रहा था, अब उसकी कमाई 50 रुपये बन चुकी थी। उसकी कामयाबी ने कुछ लोकल लोगों का ध्यान खींचा था। एक ऐसा दादा था जिसका नाम शेर खान पठान था जो कि डॉक्स पर आकर कुलियों से हफ्ता वसूली करता था और जो लोग उसे पैसा देने से इनकार करते थे उसकी पठान के आदमियों द्वारा पिटाई कर दी जाती थी। मस्तान ये देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे कोई बार वाला इंसान कुलियों से पैसा वसूल कर सकता था जो कि डॉक्स पर काम भी नहीं कर रहा था। मस्तान कुछ कुलियों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है और सोचता है कि अगर शेर खान पठान अपने हाथों से इन कुलियों को पीट सकता है तो इन कुलियों के पास ज़्यादा मजबूत हाथ थे जो कि भारी सामान उठाने से उनको मिले थे। अगले हफ्ते जब पठान अपने आदमियों के साथ हफ्ता वसूली करने आता है तो मस्तान और उसके 10 कुली मिलकर पठान पर लाठियों से हमला कर देते हैं और पठान उस सीन पर वापस देखा नहीं गया था। इससे मस्तान की कुली कम्युनिटी में बहुत इज्जत बढ़ चुकी थी। वरदा राजन, जिसे वरदा भाई के नाम से भी जाना जाता है, उसका जन्म 1926 में तमिलनाडु के वेल्लोर शहर में हुआ था। सिर्फ 7 साल की उम्र में
वो मद्रास के एक फोटोग्राफी स्टूडियो पर एक ऑफिस बॉय का काम करने लगता है। 20 साल की उम्र में मेहनत और उम्मीद के भरोसे वो सपनों के शहर चला जाता है, जहाँ पर वो विक्टोरिया टर्मिनस पर एक कुली के तौर पर काम करने लगता है। मस्तान और वर्दा में कुछ चीज़ें समान थी, जैसे कि दोनों ही एक ही साल और एक ही राज्य में पैदा हुए थे। दोनों ही कुली का काम करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मस्तान डॉक्स पर काम करता था और वर्दा रेलवे स्टेशन पर काम करता था। 1952 में जब बॉम्बे में शराब पर रोक लगा दी गई, तब इससे शराब की बिक्री और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वर्दा भाई का लोकल नेटवर्क उसको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो कि ऑलरेडी इस धंधे में शामिल थे। कुछ ही दिनों के अंदर वर्दा सेंट्रल बॉम्बे के एंटॉप हिल में शराब का अड्डा बना लेता है। एंटॉप हिल इस कारोबार के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह थी, क्योंकि इस एरिया में गरीब लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे घर थे, जहाँ पर बिना पकड़े हर रात करीब 120 लीटर शराब बनाई जाती थी। कुछ लोकल लोग और बिके हुए पुलिस वालों की मदद से इस शराब को बॉम्बे के बार्स में पहुंचाया जाता था। वर्दा भाई शराब के प्रोडक्शन को सेंट्रल बॉम्बे के दूसरे एरियाज़ में भी लेकर गया था, जैसे कि सायन, धारावी, चेंबूर और माटुंगा। इस धंधे की सप्लाई चेन बहुत ही सिंपल थी। धंधे को रात के 12 बजे के बाद चलाया जाता था, जिसमें अलग अलग लोग शामिल थे। सबसे पहले वो लोग थे जो शराब को बनाते थे। बाद में ऐसे लोग थे जो दूर से धंधे पर पहरा देते थे। बाद में कुछ रिटायर्ड पुलिस वाले थे जो शराब को शहर के अंदर दुकानों तक पहुंचाते थे। जिन एरियाज़ में फ्रेंडली पुलिस नहीं थी, वहाँ पर एक एस्कॉर्ट व्हीकल प्रोवाइड की जाती थी। ये व्हीकल पुलिस कार के आगे आकर अचानक से रुक जाती थी और ऐसा दिखाया जाता था कि गाड़ी का इग्निशन खराब हो चुका है। प्रेस रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्दा भाई का सालाना कारोबार करीब 12 करोड़ रुपए था। ऐसी कहानी है कि सेंट्रल बॉम्बे के पुलिस स्टेशन पर चाय वाला चाय के बजाय कोला ड्रिंक्स देकर जाता था, ये संकेत देते हुए कि कुछ ही समय में वर्दा भाई पुलिस स्टेशन पर आते होंगे। उस वक्त जूनियर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन को क्लियर कर देते थे और जो लोग कंप्लेंट लिखवाने आते थे उनको जाने के लिए बोल दिया जाता था और सीनियर ऑफिशियल्स अपना सारा काम रोक देते थे। अब्दुल करीम खान, ऑल्सो नोन एज करीम लाला, एक 7 फीट ऊंचा पठान था जो पेशावर से बॉम्बे अपने आंखों में ख्वाब रख के आया था। वो साउथ बॉम्बे में ग्रैंड रोड स्टेशन के नज़दीक किराए पर रहने लगता है। अनस्किल्ड और अनपढ़ होने के कारण वो नौकरी के बजाय कुछ बिजनेस करने की सोचता है। जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर उसने जुए का एक अड्डा बनाया था, जो कि एक सोशल क्लब भी था। इस क्लब में अलग अलग किस्म के लोग आते थे, जैसे कि गरीब, अमीर, दिल्ली मजदूर और कुछ मिडिल क्लास लोग भी आते थे। जो लोग इस खेल में बहुत बुरी तरह से हार जाते थे, वो करीम लाला से उधार पैसा लेते थे। खान ने नोटिस किया कि ये उधारी रोज की थी और क्यों ना इन लोगों से ब्याज लिया जाए। इसलिए करीम लाला साहूकार यानी कि मनी लेंडर बनने की सोचता है। इसलिए उसका नाम करीम खान से करीम लाला पड़ा था। कुछ समय के बाद करीम लाला का अड्डा क्राइम का हॉटस्पॉट बनते जा रहा था। हिंसा, मारपीट और चोरी यहाँ पर रूटीन चीज़ें बन रही थी। इससे करीम लाला लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स के टच में आता है। इनको रिश्वत देने के बाद वो ऐसे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता था। करीम लाला एक मीडिएटर का काम भी करता था। साउथ बॉम्बे में अगर किसी जगह पर 2 लोगों के बीच डिस्प्यूट होते थे तो वो इन डिस्प्यूट को सॉल्व कर इन लोगों से पैसे चार्ज करता था। उस वक्त साउथ बॉम्बे में घरों को पगड़ी सिस्टम पर दिया जाता था, यानी कि किराएदार घर लेते वक्त मकान मालिक को उसकी पगड़ी देता था, यानी कि एक रकम देता था। इस रकम को देने के बाद प्रॉपर्टी पर उसका कंप्लीट कंट्रोल था। फिर कुछ सालों के बाद जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते थे और सेलर को अफसोस होता था, तब वो किराएदार से ज़्यादा पैसों की उम्मीद रखता था। फिर किराएदार जब पैसे देने को राज़ी नहीं होता था, तब ऐसे मामलों में करीम लाला की सर्विसेज का यूज़ किया जाता था। करीम लाला समझ गया था कि इस धंधे में उधार पैसे देने से भी ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अहमद खान पठान AKA बाशु दादा भारत की आज़ादी के बाद गरीबी
और निराशा की अवस्था में बॉम्बे में लैंड हुआ था। बासु दादा को बहुत छोटी सी उम्र में साउथ बॉम्बे के इलाकों में खाना ढूंढने के लिए घूमना पड़ा था। एक बार भूख मिटाने की होड़ में वो एक दुकान में से लेदर बैग छीन के भागा था। फिर दुकानदार ने जब उसके नाम की पुकार लगाई थी तब कुछ लोगों की भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है और कुछ दूरी पर एक पुलिस कांस्टेबल उसे पकड़ लेता है। पनिशमेंट के तौर पर बासु को डोंगरी रिमांड होम भेजा जाता है, जो कि शहर का सबसे बड़ा जुवेनाइल सेंटर था। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे जेल में एक खूंखार कैदी जैसे काम दिए जाते हैं, जैसे कि पानी के बैरल्स और भारी सामान को उठाना। 18 साल की उम्र में उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल में रहकर वो अपने उम्र के कुछ कैदियों से मिला था, जिन्होंने उसको जल्दी पैसे बनाने के कुछ तरीके बताए थे। जेल से छूटने के बाद वो कुछ हिम्मत वाले लड़कों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है और सब मिलकर बॉम्बे डॉक्स के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और एक ट्रक का इंतजार करते हैं जिसमें कुछ कीमती सामान था। जैसे ही ट्रक डॉक से निकलता है वैसे ही सब मिलकर उस ट्रक पर कूद जाते हैं और ट्रक के शहर पहुंचने तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लूट ली थी। ये चीज़ें बेचकर आने वाला पैसा उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल देने के लिए काफ़ी था, पर बासु ऐसे छोटे रिस्की बिजनेसों से थक चुका था और वो डायरेक्ट स्मगलिंग में आने की सोचता है। उसने सबसे पहली स्मगलिंग रोलेक्स और रेडो की घड़ियों की थी। कुछ ही महीनों के अंदर उसका नाम बॉम्बे के टॉप स्मगलर्स के लिस्ट में जुड़ जाता है। बासु दूसरे स्मगलर्स जैसे हाजी मस्तान जैसा नहीं था, जो कि अपना बिजनेस चलाने के लिए दूसरों का मैन पावर हायर करता था। बासु अपना बिजनेस खुद से और अपने आदमियों की मदद से ऑपरेट करता था। अपने एरिया के पुलिसमैन बासु से दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल डॉन था। उल्टा पुलिस वाले केसेस सॉल्व करने के लिए उसकी मदद लेते थे और रिटर्न में जब कस्टम्स डिपार्टमेंट बासु को कोई स्मगलिंग केस में अटका देता था तब ये पुलिस वाले उसको रिहा करवा देते थे। ये थे बॉम्बे माफिया के असली डॉन। इसके आगे और बहुत सारे नाम जुड़ने वाले हैं, जिस पर फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।